अभी आपके सामने एक भाई को बुला रहा हूं मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे पास है। उसका जवाब ऐसे मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा अच्छा वो देंगे। सुंदरलाल जी, आइए इधर। दीदी मनमोहिनी की कुछ विशेषताएं बताइए। ओम शांति। मैंने दीदी मनमोहिनी के साथ ज्यादा संपर्क तो नहीं किया, लेकिन एक बात है, हमारा ये डिवाइन मैरिज जो हुआ था, आपने सुना होगा, आज से 56 साल पहले वहां पर वो स्टेज पर थी और साथ में दादी चंद्रमणि थी, और वहां उन्होंने हमारे से ये प्रतिज्ञा कराई थी। क्या? कि हम ये पार्ट बजा रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं। ये शादी नाम है। क्यों? कारण तो बड़ा लंबा है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप सब जानते भी होंगे। तो वो उसकी मदद हमें मिली। ऐसे ऐसे उन्होंने एक गिफ्ट दिया कि वो टाइम पीस। अब टाइम पीस कोई खास चीज तो नहीं होती, तो हमने कहा ये पता नहीं किस लिए दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा सवेरे टाइम पर उठ के क्लास में जाना। और उस वक्त प्रॉब्लम ये थी, कमला नगर सेंटर दूर था और उस वक्त रास्ते में जीटी रोड जंगल पड़ता था, कोई हमारे पास कन्वेंस भी नहीं थी। फिर हम सब्जी वाले ठेलों पर बैठ कर के भी क्लास में जाते थे। तो इस तरह की मदद बड़ी बहनों के द्वारा मिलती है और मिली है, उन पालना से हम चल रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। छोटी एज में उनकी शादी तो हो गई थी, पर शादी से निवृत्त होकर के वो यज्ञ में आ गई थी, और उनके साथ में शीलेंद्रा दादी भी उनकी छोटी बहन थी। तो दीदी मनमोहिनी की खास बात जो थी, उनकी परख शक्ति बहुत थी। किसी भी भाई या बहन को एक बार मिलने से परख जाती थी कि ये ज्ञान में ठीक चलेगा नहीं चलेगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर कर। सबसे बड़ी बात उनकी वो थी। दूसरी बात, वो ज्ञान भाषण करने का दूसरों को कहेंगी करके आओ, उनको बहुत अच्छा प्यार से उमंग उत्साह में लाएंगी, खुद वैसे भाषण नहीं करेंगी, लेकिन उनके नैनों में वो योग की वो शक्ति थी, किसी को दृष्टि देना, उसको एक नया जन्म दे देना। प्रैक्टिकल देखा। दीदी पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, लेकिन बाबा की पढ़ाई उन्होंने आज से लेकर के पढ़ी हुई थी। तो खास एक तो बाबा ने उनको दिल्ली में रखा, कैपिटल में। आप सोच सकते हो, ऑर्डिनरी व्यक्ति वहां सेवा में सफल नहीं हो सकता है। तो उनके वहां रहने से, साथ में ऑलराउंडर दादी और दूसरी दादियां हमारी गुलजार दादी, सब उनके साथ में थी। मनोहर दादी करनाल में थी, चंद्रमणि दादी अमृतसर में थी, और भी दादियां थी। तो सबसे बड़ी बात थी कि बड़ी दादियों में दीदी बहुत पॉपुलर थी, और उनकी एडवाइस सब सिर माथे मानते थे। एक बात जो खास थी, जो विदेश में जब दीदी गई है, लंदन गई, कुछ और स्थानों पर गई, तो दीदी ने वहाँ जो मेडिटेशन कराई, योग कराया, दृष्टि दी लोगों को, उस दृष्टि से कईयों का अलौकिक जन्म हुआ। वो भाई विदेश के दीदी के दृष्टि से जो पैदा हुए, ऐसा कहेंगे, वो खास मधुबन में आकर के खुद सुनाते थे कि दीदी मनमोहिनी जब आई, उन्होंने हमें ऐसी दृष्टि दी, हमें एकदम अव्यक्त बना दिया, और तब से हम निश्चय बुद्धि हो गए।
कौन किस स्थान के योग्य है, कौन सी बहन कहाँ जानी चाहिए, कौन सी, तो वो सारा काम, और उसके साथ में यंग बहनों को व भाइयों को उमंग दे करके बाबा के बनाना, समर्पित कराना, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी की बात है। जिनको समर्पित कराते हैं तो उनकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाती है। तो दीदी जी ने इस तरह से अनेक भाई बहनों को, खास बहनों को, यंग कुमारियों को जो कॉलेज गोइंग होती थी, उनको उमंग में ला करके बाबा के बनाया, उनको ट्रेनिंग दी और उनको टीचर्स बनाया, जो आज भिन्न भिन्न स्थानों पर जोन इंचार्ज के रूप में, कोई सब जोन इंचार्ज के रूप में अभी इस समय भी ईश्वरी सेवा में समर्पित हैं। तो एक देखा गया है कि जितनी आध्यात्मिक हमारी आंतरिक स्थिति ऊंची है, शब्द थोड़े लेकिन वो शक्ति बहुत उसके अंदर। जो आज की ये टॉपिक जो रखी है, प्रकृति को जीतने की बात आती है, वो तभी हो सकती है जब ऐसी आंतरिक स्थिति हो, एकदम शक्तिशाली स्थिति हो, और उसके साथ में शक्ति कभी कभी गड़बड़ भी कर सकती है, रोब भी हो सकता है शक्ति के कारण, लेकिन नहीं, शक्ति के साथ निर्माणता, शक्ति के साथ स्वीटनेस, वो सब बातें भी चाहिए, तब जाकर के सफल हो सकते हैं। और सफलता पाना जरूरी है। अभी सफल नहीं होंगे तो कभी होंगे? होंगे या नहीं होंगे? हाँ, हमारे अमीरचंद भाई बैठे हैं, इनको दीदी की कई बातें इनको याद होंगी, मनोहर दादी की होंगी। कुछ दो शब्द सुनाओ जिससे आपको अपने जीवन में एक ऐसी दिशा मिली जो आज देखिए कितना सेवा के निमित्त बने हुए हैं। दीदी जी की सबसे बड़ी विशेषता कि उनकी टाइम की पंक्चुअलिटी बड़ी ज़बरदस्त मानी जाती थी। लोगों को ये पता होता था कि इस समय दीदी कहाँ पर होंगी। लोग, उनका जो रूटीन था डेली, वो इतना एक्यूरेट था और उसी टाइम पर था कि वो सारे हमारे यज्ञ में जो हमारी बड़ी बहनें हैं उन सबको पता होता था अपने सेंटरों पर कि इस समय दीदी कहाँ बैठी होंगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि दादी मुरली सुनाती थी और दीदी एक्यूरेट क्लास में सामने जाके डायरी लेके बैठती थी। ये उनकी विशेषता आपने देखा होगा। तीसरी ये है कि वो डायरी में क्वेश्चन आंसर लिखती थी मुरली में से, और उनको फिर कहती थी आओ गेम खेलेंगे। तो गेम उनकी ये होती थी कि वो क्वेश्चन पूछती थी और फिर हम आंसर दिया करते थे। तो वो उनकी जो पुरानी बातें हमें याद आती है कि दीदी कितनी जो है कि उस ढंग से रमणीकता से भी और डिसिप्लिन से भी, दोनों चीज़ों में दीदी बहुत ज़्यादा। बाकी आपने ये सुनाया ही है कि उनकी परख शक्ति आज भी जानकी दादी हमारी, मैंने देखा है कई बार कहती है कि ये बात मुझे दीदी ने सिखाई है कि बाबा के साथ दोस्ताना संबंध कैसे होते हैं, फ्रेंडशिप कैसे होती है, कि ये मुझे दीदी ने सिखाया है, बाबा के नज़दीक लाया है। आज भी जानकी दादी बहुत प्यार से दीदी को कहती है। ओम शांति। हर साल मैं वैष्णो देवी जाता था। सन 70 में भट्टी करी, दीदी उसमें थी और दादी चंद्रमणि थी। तो मैंने अपना अनुभव सुनाया। 70 में मैंने करोल बाग में सर्विस करी, मल्होत्रा सिल्क स्टोर पे। तो उसमें सीनियर सेल्समैन ने कहा 2 किलो मेरे लिए अखरोट ले आना। मैंने कहा वैष्णो देवी जा रहा हूँ।
2 किलो मेरे अखरोट ले आना, 2 किलो मेरे लिए राजमा ले आना। तो मैंने कहा 3 दिन के लिए जा रहा हूं वैष्णो देवी। तो वहां 15 दिन लग गए भट्टी में। तो 15 दिन के उसमें मैं बीमार पड़ गया। उसको एग्जाम्पल दे दिया, फोन कर दिया, मैं बीमार हो गया हूं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हूं। तो 15 दिन लग गए ना भट्टी में। तो दीदी की इतनी याददाश्त थी, इतनी परख शक्ति थी, दीदी ने मुझे परख लिया कि आपका जो है बस चल रही थी, बस में से मुझे उतार लिया। 5 किलो अखरोट पहले से भर के रख दिए थैले में और 5 किलो राजमा भर के रख लिए। आप 2-2 किलो उनको तोल के दे देना। दीदी की इतनी परख शक्ति थी। तो दीदी, क्या बताऊं आपको, दीदी की इतनी याददाश्त थी। दीदी और दादी बैठे थे कुटिया के पास। तो दीदी ने पूछा दादी को, तो दादी, रमेश भाई को कितना समय हो गया? उस टाइम मुझे 3 साल हुए थे चलते हुए। उस टाइम 7 बार मैं आया था मधुबन में। तो दीदी ने कहा दादी को, दादी रमेश कितनी बार आया है? तो दादी ने कहा मुझे पता नहीं है, याद नहीं है। तो दीदी ने कहा मैं बताती हूँ रमेश कितनी बार आया है। 7 बार आया रमेश। तो दीदी की इतनी याददाश्त तेज थी, वो इतनी परख शक्ति तेज थी, तो क्या बताऊं आपको। ठीक है, थैंक बता यू। दिया बहुत कुछ। थैंक यू। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी की याद आती है तो बहुत बहुत दिल से उनके प्रति हमारा उद्गार निकलता है। जैसे कि सबको पता ही है कि दीदी का नाम गोपी था। तो हमने देखा कि वो पक्की बाबा की, कृष्ण की गोपी थी। और हमको भी बताया कि बाबा को याद करना है तो जिगर से याद करना, अंदर से, जिगर से याद करना। तो वो दीदी का विशेषता थी। और हमारे साथ 3 दिन चक्कर पे गई थी हैदराबाद से। तो उसमें शुरू में एक गाड़ी हमारे पास थी। तो दीदी के साथ में निकले। दीदी बोली और एक गाड़ी लो। मैंने कहा क्या ज़रूरत है, 4 लोग तो हैं ही हैं। तो दीदी ने कहा नहीं, और एक गाड़ी लेना। तो मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। नहीं बोले ले, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दूसरी गाड़ी भी ली और चक्कर लगा के आया। तब तो उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ। फिर कुछ वर्ष के बाद भाई साहब हमारे ब्रिजमोहन भाई जी आए थे प्रोग्राम में। तो उनको साथ लेकर के हम करीमनगर जा रहे थे। तो रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। तो दूसरी गाड़ी साथ में थी, इसलिए हमने इनको तो दूसरी गाड़ी में रवाना कर दिया ताकि वहाँ का प्रोग्राम बराबर टाइम से चले। और हम अपना धीरे धीरे चलाते में गए। तो दीदी का फाउंडेशन हमारे में अभी भी है। हालांकि जन्मदाता तो दादी जानकी है, लेकिन फाउंडेशन जो हमारे में अमृत वेले का और रोज क्लास का और सेवा का दीदी ने भरा है। अच्छा। दीदी की एक हंसी की बात सुना देता हूँ। सुनाऊं? भाइयों की बट्ठी थी, बरसात के ही दिन थे, मधुबन की बात है। तो भट्ठी में काफ़ी सभी बहुत अटेंटिव रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं बाबा की याद की। भट्ठी पूरी होने के बाद फिर पिकनिक रखते थे। तो म्यूज़ियम जो है ऊपर, स्पिरिचुअल म्यूज़ियम, उसमें पिकनिक रखी और फिर वहाँ पर म्यूज़िकल चेयर्स
उसका खेल भी रखा, बगीचा थोड़ा गीला भी था, तो दीदी को थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ का आनंद ज़्यादा आता था। जब हम खेल रहे थे तो कभी एक भाई की कुर्सी खींच ली, वो भाई गिर गया नीचे, कभी दूसरा और खूब हंसती थी, फिर ताली बजाते थे सभी। तो वो भी देखा उनका लाइटर साइड, कि स्टूडेंट लाइफ में लाइट भी रहना जरूरी है। लाइट रहेंगे तो उड़ेंगे। हम लोग तो कई बातें ऐसी हैं, लेकिन कहने का भाव है कि हर प्रकार के गुण बड़ों के अंदर देखे प्रैक्टिकल में, और हमें भी वो चीज़ धारण करनी ज़रूरी है। बहुत सीरियस नहीं रह सकते, सीरियस भी रहना ज़रूरी है। बड़ों के साथ बड़े होके चलना, बच्चों के साथ बचपन में आ जाना बाबा की तरह ज़रूरी रहता है। अब इसमें आई है बात एक लिखत में, किसने लिखी है मुझे पता नहीं। संपूर्णता और संपन्नता में क्या अंतर है? संपूर्णता और संपन्नता दोनों में क्या अंतर है? हाँ, एक दीदी की बात सुनानी थी कि बड़ी दीदी की संकल्प की सिद्धि बहुत तेज थी जी। एक बार हम मधुबन में जून या जुलाई, जून एंड का ऐसा टाइम था, तो ब्रह्मा भोजन के बाद जो फल खाते हैं ना झोपड़ी के पास बगीचे में, हाँ। 5 सुपारी कहती थी बड़ी दीदी, ऐसे 5 सुपारी खाएंगे वहां। तो ब्रह्मा भोजन के बाद झोपड़ी के पास जाते थे, तो इस समय पर बहुत कड़ी तेज धूप थी। तो बड़ी दीदी के मुख से ये शब्द निकला कि बहुत कड़ी तेज धूप है, बारिश होनी चाहिए। और पौने घंटे में बारिश हो गई थी उस समय पर। मतलब कि जो दीदी ने संकल्प किया तुरंत आधे पौने घंटे में बारिश तेज हुई थी, मतलब उस समय पर। अच्छा, अभी ये जो प्रश्न है इसका मैं 1-2 लाइन में ही जवाब दे रहा हूं। संपूर्णता और संपन्नता में क्या अंतर है? संपूर्ण निर्विकारी, ठीक है, संपूर्ण निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न। आया समझ में? नेगेटिविटी पूर्णतया खत्म, संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न। नेगेटिविटी को खत्म करके स्वयं को गुणों से भरपूर करना, संपन्न बनाना, ये है अंतर दोनों का। ओके, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? आपने? ठीक है जवाब, थैंक यू। ताली बजाओ भाई। ओम शांति।